नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासत के बारे में। दरअसल हर दिन चुनाव की गुत्थी उलझती जा रही है। खासतौर से अभी कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशियों की अभी सूची आना और बाकी है, लेकिन कांग्रेस की जो घोषित हुई 144, उसके बाद कुछ सीट ऐसी जहां विवाद शुरू हो गए। लेकिन उससे भी बड़ा विवाद ये है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने उनको गठबंधन के आधार पर धोखा दिया है। उसकी वजह ये अखिलेश यादव कहते हैं कि उनसे बात हो रही थी सीटों पर समझौते की, लेकिन अचानक कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी और उसमें समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। उनका कहना यह था अखिलेश यादव का कि अगर विधानसभा चुनाव में ये स्थिति है तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या होगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी है कि 25 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों पर सहमति नहीं बन पा रही है। पेंच इस कदर फंसा हुआ कि खातेगांव से लेकर मैहर, शिवपुरी, खुरई, दतिया ऐसी मुख्य सीटें हैं। और मैहर की हम बात करें जहां भाजपा से आए नारायण त्रिपाठी का विरोध शुरू हो गया है। इसी तरह से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी का भी खातेगांव में विरोध हो रहा है। तो ये दो बड़े नाम ऐसे हैं जिनको लेकर विरोध हो रहा है। और तीसरा बड़ा नाम ऐसा था वीरेंद्र रघुवंशी का, जो कैलाश से टिकट मांग रहे थे। उसको लेकर तो सबने देखा कि किस तरह से स्थिति बनी विवाद की। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच भी थोड़ी सी तल्खी आ गई थी। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में संकट में है। बसपा से कोई बात नहीं हुई है, समझौता टूट गया है। समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी ने अभी अब अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसको लेकर लगता है कि स्थिति बिगड़ जाएगी। और दतिया में जो अवधेश नायक भाजपा से कांग्रेस में आए थे, उनकी उम्मीदवारी कांग्रेस से संकट में पड़ गई है। वहाँ पुराने प्रत्याशी राजेंद्र भारती का नाम दोबारा सुर्खियों में कि उनको शायद कांग्रेस हाईकमान फिर से टिकट दे दे और अवधेश नायक का टिकट कट जाए। इसी तरह कैलाश से वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट मिल सकता, वहाँ केपी सिंह को वापस अपने पिछोर क्षेत्र में भेज दिया जाए। ये स्थितियां बन रही। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि कांग्रेस में टकराव हो रहा है और भाजपा में भी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो रही, क्योंकि पांचवी सूची अभी वहाँ निकल नहीं पाई है। चौथी सूची जारी हो चुकी है। तो ये सब बातें हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए स्काइप पर रहेंगे दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रंजन श्रीवास्तव जी, पत्रकार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का काम करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर राहुल रंजन, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं राहुल जी? आवाज आ रही है। और रंजन जी आप भी जुड़ गए हमारे साथ? हाँ, क्लियर जी, क्लियर आवाज है जी। रंजन जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। रंजन श्रीवास्तव जी, दरअसल बीजेपी कांग्रेस में तो सिर्फ टबोल की स्थिति सबको पता थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान आया है अखिलेश यादव का, वो हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव तो ठीक है, जो लोकसभा के आम चुनाव होंगे उस पर भी असर डालेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत को भी वो प्रभावित करेगा। तो अखिलेश यादव का जो बयान है कि कांग्रेस ने धोखा दिया है, इसके अलावा कांग्रेस की लगभग 25 सीट ऐसी है जहां अभी इतनी ज़्यादा कश्मकश है कि प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि शायद कल या इसके बाद, कल नहीं हुई घोषणा तो 21 तारीख को ये जो शेष प्रत्याशी बचे हैं उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। और यही स्थिति भाजपा की भी है। भाजपा के भी जो शेष प्रत्याशी है, अपेक्षा थी कि वो नवरात्रि शुरू होते से घोषणा हो जाएगी, लेकिन नवरात्रि के भी 5 दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। आपकी राय, ये जो सारा मामला दिख रहा है बीजेपी कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी ने जो बयान दी है अखिलेश यादव ने उसको लेकर, और कांग्रेस बसपा का जो गठबंधन नहीं हो पाया है, उस पर भी आपकी राय? राघवन जी, बड़ा अच्छा विषय आपको बधाई देना चाहूंगा। देखिए, आप याद कीजिए बेंगलुरु में जो डिसीजन हुआ था, जी जो पार्टीज बैठी थी, इंडिया अलायंस कल से शामिल है, उसको जी इंडी अलायंस बोलते हैं, जी जी क्योंकि लास्ट वाला जो है अलायंस ही है, तो इंडिया अलायंस बोल सकते हैं। तो जो गठबंधन है उसका जो पहला जो बेंगलुरु मीटिंग हुआ था, ये था लोकसभा के लिए, क्योंकि बीजेपी को 2024 में रोकना है। जी उसके बाद जो घोसी का उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो पहला स्टेट इलेक्शन था जिसमें अलायंस मिलकर लड़ा। एक तरह से लिटमस टेस्ट था। जी उस लिटमस टेस्ट में अलायंस पास हो गया। उससे लगा कि आने वाले चुनाव में, आने वाले प्रदेशों में जहाँ चुनाव हो रहा है,
उसमें भी पार्टी में एक सब में अलायंस होगा। और आपको याद होगा एक अनाउंसमेंट हुआ था अलायंस के जो स्पोक्स पर्सन है, जी नाम भूल रहा हूँ तुरंत, जी कहा था पहली जो मीटिंग होगी अलायंस की वो भोपाल में होगी अक्टूबर में, शायद 8 अक्टूबर की डेट था। जी पूरे पूरे भारत में जो पहली पब्लिक मीटिंग होनी थी अलायंस की वो भोपाल में होनी थी। उसके बाद कांग्रेस की बैठक होती है और कमलनाथ से जब बार बार पूछा जाता है तो कमलनाथ कहते हैं नहीं नहीं अलायंस की बैठक टल गई। ओके, तभी लग गया मामला कुछ गड़बड़ है। जी फिर ये जो अखिलेश यादव रीवा में आते हैं और कहते हैं अलायंस है, हम चाहेंगे अलायंस लड़े, लेकिन अलायंस के अंदर, आप उनके शब्दों को सुनिएगा, जी अलायंस के अंदर समाजवादी पार्टी की राह भी अलग है, एक लड़ाई अलग है। जी तो कुछ का बयान था, उससे लग गया कि अभी कुछ बहुत कुछ क्लियर नहीं है। उसी बीच राघवन जी, थोड़ा मैं टाइम और ले रहा हूँ, जी आपको जी याद आराम होगा कहिए बिल्कुल जब विस्तार से। जब जब अलायंस बन रहा था तो अलका लांबा ने कहा था कि कांग्रेस 7 सीट पर लोकसभा के दिल्ली में जी तैयारी कर रही है। उसको लेके आप नाराज हो गई। आपने कहा भाई आप जब अलायंस की बात हो रही है और आप अकेले चलने की बात कर रहे हैं तो हम भी अकेले चलेंगे, तो खटपट वहां भी हो गई थी। लेकिन कांग्रेस का बोलना था कि जब भी सीट शेयरिंग होगा, जब बैठक होगी हमारी, तब सीट तय होगी। लेकिन जब बिल्कुल तक सीट नहीं तय होता है तब तक हमें राइट करने का तैयारी तो हम करेंगे। तो उसको रिजॉल्व किया गया मामले को। लेकिन एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको, जी और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं रास्ता उद्घाटन कर रहा हूं जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विलिंग क्यों नहीं है अलायंस के लिए। अभी तक कहीं छपा भी नहीं है, मैं पहली बार बता रहा हूं। कांग्रेस के नेता का कहना है कि जो 2020 में हमारे साथ अनुभव था, जब भाजपा सरकार बनाई, जाने वाले कौन साथ में उनके, इंडिपेंडेंस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। जी तो जो अनुभव है, अगर अलायंस से मिलकर लड़ते हैं, ये चुनाव जीत जाते हैं, हम उनको सीट दे भी देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, हमारी सीट अगर कम है या थोड़ी मेजॉरिटी के पास में टूट फूट होती है, तो क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी के लोग या बीएसपी के लोग या आपके लोग टूटकर बीजेपी में नहीं मिल जाएंगे। यही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए कमलनाथ से संभवतः हाईकमांड को बनाया कि यहाँ पे अलायंस नहीं हो सकता। लेकिन रंजन जी, दरअसल जिस आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के विधायकों पर वो शंका जताकर अलायंस को तोड़ रहे हैं या उससे दूर हट रहे हैं, वो कमलनाथ जी खुद ही अपनी कांग्रेस के 25-26 विधायकों को तोड़वा बैठे थे सिंधिया जी के नेतृत्व में। तो कहाँ तो आप कांग्रेस की टूटन को नहीं बचा पा रहे थे और कहाँ आप समाजवादी पार्टी के समर्थन और बसपा के समर्थन पर शक कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि ये कहीं वहाँ जाकर मिल जाएंगे। इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो इस बात की भी वो नहीं दे पाए थे कि सिंधिया जैसा उनका मजबूत स्तंभ पूरा चला गया, टूटकर उसको रोक ही नहीं पाए। तो ये तो हमें लगता है कि ज़रूर कमलनाथ जी ने ये बात कहकर आला कमान को समझा दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये तर्क गले उतर गया उनको, इस पर भी मुझे आश्चर्य है। और जब ये तर्क उन्होंने रखा था तो हाईकमान के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि जिस समाजवादी पार्टी को, बसपा के पर आप शक कर रहे हैं, महाराज आप तो खुद अपनी पार्टी के एक बड़े हिस्से को टूटने से बचा नहीं पाए, तो बाकी चीज़ों पर तो खैर चलिए, अब वो तो बात निकल गई है। और अब उस आधार पर उन्होंने जो गठबंधन संभव था उसको भी एक तरह से ख़त्म कर दिया है, उसकी संभावना भी खत्म हो गई है। बिल्कुल, लेकिन आपने जो रहस्य बताया वो ज़रूर दर्शकों के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण होगा। रंजन जी, आज संयोग से सभी के नाम, राघवेंद्र सिंह, रंजन श्रीवास्तव जी, राहुल रंजन और टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ रमेश सिंह जी, सब तुला राशि हैं। तो कुल मिलाकर राहुल जी, ये जो बात रंजन जी ने की है उससे तो हम सब इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो प्रत्याशियों की सूची है उसमें देरी तो संभव है, लेकिन पार्टियां डर इस बात से रही कि अगर हमने सूची जारी की तो जो विरोध होगा सड़कों पर, पार्टी के भीतर जो असंतोष होगा, उससे कैसे निपटेंगे। उस भय से भी लगता है कि सूची जारी होने में देर हो रही है और कोशिश ये हो रही है कि जब नामांकन पत्र दाखिल होना शुरू होंगे उस दरमियान शेष बची जिन पर बहुत ज़्यादा पैचोखम है, जिन सीटों पर, वो प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए ताकि विरोध का जो एक तरह से समय वो कम रहे। आपकी राय?
नहीं राघवन जी, बिल्कुल सच आप ये कह रहे हैं कि जो 80 सीटें और 90 92 94 सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, ये वही सीटें हैं जिस पर विवाद है और जिस पर मंथन की कांग्रेस को भी आवश्यकता पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी पड़ रही है। और बिल्कुल सच है कि ये इतनी जल्दी लिस्ट नहीं आने वाली है, ना कांग्रेस की आएगी ना भारतीय जनता पार्टी की। ये बहुत बिल्कुल जब नामांकन के करीब होंगे तभी आएगी। और बिल्कुल सच है कि ये विवाद की स्थितियां ना पैदा हो, सड़कों पे हंगामा दिखाई न दे, क्योंकि अभी तक जो माहौल भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में समझ रही है और कांग्रेस अपने पक्ष में, दोनों दल इस समय कॉन्फिडेंट है। न भारतीय जनता पार्टी कम पड़ रही है न कांग्रेस कम पड़ रही है, दोनों को कॉन्फिडेंस है कि सत्ता में हम आ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि कौन सत्ता में आएगा। तो ये चीज तो बिल्कुल ठीक हो गई कि अब न दिल्ली में आज भी बैठक थी, उसके बावजूद भी तय नहीं हो पाया कि मध्य प्रदेश की जो सीटें बाकी हैं उसका डिसीजन हो जाए, उन पर भी तय नहीं हुआ। भोपाल भी कुछ सीटें फंसी हुई हैं और बाकी मध्य प्रदेश की बहुत सारी सीटें फंसी हुई हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि समय रहते मतलब बहुत कम समय इनको मिलेगा। अब वर्तमान स्थिति जिसको लेकर के सिर्फ उठौगल दोनों राजनीतिक दलों में हो रहा है, वो है सबसे ज्यादा विंध्य का क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र है, जहां सबसे अधिक विवाद की स्थिति पैदा हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा लीड मिली थी विंध्य क्षेत्र से और वहां सबसे ज्यादा, अब क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ सपा का भी उतना ही मतलब प्रभाव है जितना बसपा का प्रभाव है। और बसपा और सपा यहाँ से आती जीतते रहे, कुछ प्रत्याशी इनके जीत के आते रहे और विधानसभा में पहुंचे। आपकी एंट्री हो रही है क्योंकि आप वहां खाता खोल चुकी है, महापौर एक बन चुकी है वहां, तो महापौर से उनको लग रहा है आपको कि यहां जाकर के हम कुछ लीड बना सकते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना खाता खोल सकते हैं। दूसरी चीज, आपका जो थोड़ी जो समर्थन प्राप्त हो रहा है आपको, वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है। लोग वहां पसंद कर रहे हैं आपको और बार बार सुनने में आ रहा है कि आपका कोई प्रत्याशी हो, तो ये कह सकते हैं कि आपका कुछ प्रभाव ग्वालियर चंबल संभाग में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक नाम की जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो मैहर सीट की, नारायण त्रिपाठी की। नारायण त्रिपाठी पे कोई भरोसा नहीं करता, तो नारायण त्रिपाठी की अभी स्थितियां क्लियर नहीं हो पा रही है, तो वहां पेच फंसा हुआ है। श्रीनिवास तिवारी जी के पौत्र जी जो मैदान में उतर गए हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने पाले बदले, वहां जाकर के टेंशन हो गई है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो फंसती हुई दिखाई दे रही। तो यहाँ तो बहुत सहजता के साथ में न कांग्रेस न भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि पूरा फोकस जो है ग्वालियर चंबल संभाग पर लगा रखा गया है और विंध्य क्षेत्र पे लगा के रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस ये समझ रही है कि जो आदिवासी अंचल है वहां की सीटें हमको मिल जाएंगी। ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर उन्होंने कोई सर्वे करा लिया है, या उनको पता है कि कौन प्रत्याशी निकल रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। तो यहाँ तो बिल्कुल कांग्रेस सेफ जोन में चली गई। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी दिक्कत पैदा हुई जी, और वो सोच रही है कि जी दरअसल जिस ओवर कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस में तो पिछले 2018 में सत्ता में आने के बाद से शुरू हो गया था। और उसी के चलते जो बात रंजन जी ने की थी कि उसका मैंने एक तरह से हवाला दिया था कि उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सिंधिया धाड़ा टूटकर भाजपा में शामिल हो गया था। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कांग्रेस में बना हुआ है और इसके नज़ारे हमको पिछली जो एक तरह से उनका वचन पत्र था उसमें भी देखने को मिला। जिस तरह की बातचीत पहली बार इतने वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के दोनों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनके बीच में जो देखने को मिली है, बच्चों की तरह वो माइक से संवाद कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई भी किसी के जवाब पर रुक नहीं रहा था, पलट कर उत्तर आ रहा था। चाहे वो दिग्विजय सिंह ने ये कहा हो कि भाई मैं शंकर हूँ, शंकर है तो विष पीना ही पड़ेगा मुझे, तो इस पर भी वो समापन नहीं करते। कमलनाथ जी कहते हैं कि विष अभी आपको और भी पीते रहना पड़ेगा। तो यानी बच्चों की तरह वो एक दूसरे को हराने में लगे थे। तो ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो दिखता है। उनको लगता है कमलनाथ जी को कि सरकार में हम आ रहे हैं, अब हमें दिग्विजय सिंह की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको एक तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी कि आप मेरे बदले आप गाली खाएं। तो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि गाली तो मैं खाऊंगा, लेकिन आखिर पता तो हो गलती किसकी है। जब ए और बी फॉर्म पर पीसीसी प्रेसिडेंट के साइन होते तो गाली कौन खाएगा। तो बहुत सी बातें हैं कि जब जीतने पर तालियां तो हारने पर गालियां क्यों नहीं मिलेंगी। तो ये कप्तान का मामला, खैर इस पर हम और कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी जो जिक्र हो रहा है, दो पूर्व मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं। कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी का टिकट खतरे में है, खातेगांव से उनका कांग्रेस में विरोध हो रहा है। और दूसरे
पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के जो एक तरह से दत्तक पुत्र हैं, भोजपुर सीट से जो विधायक अभी सिटिंग एमएलए हैं सुरेंद्र पटवा, उनका भी काफ़ी विरोध हो रहा है। वहाँ से भी बीजेपी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी बड़ी उहापोह में है। तो ये दो बड़े नाम हैं और दो बड़े दल बदल के जो मध्य प्रदेश में जिसे कहते हैं कि आयाराम गयाराम में जिनकी मास्टरी है, नारायण त्रिपाठी का आपने जिक्र किया है, उनका भी उनके क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया है। और तीसरे जो बड़ा नाम है वो है मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष रहे श्रीनिवास तिवारी के पौत्र का सिद्धार्थ तिवारी का। उनको बीजेपी टिकट देगी नहीं देगी इस पर भी सवाल है। सवाल है कि कांग्रेस एक ऐसे बड़े नेता के पौत्र को एडजस्ट नहीं कर पाई, श्रीनिवास तिवारी को, जो विंध्य के शेर कहे जाते थे। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ अगर रमेश जी का संपर्क हो गया, रमेश जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया, कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत हो। लेकिन राहुल जी, सीधी सी बात है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने बड़े नेताओं के रिश्तेदार और उनके नाती पोतों को लेकर संकट में है। और जो गलती कोलारस से हो गई है, जहां केपी सिंह जी को पिछौर से कोलारस भेज दिया था, वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट वो उसके बदले जाने की बात कही जा रही है कि केपी सिंह को वापस पिछौर भेजा जाएगा और वीरेंद्र रघुवंशी जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे उनको टिकट मिल सकता है। तो स्थितियां तो बहुत ही पेचीदगी भरी हैं और अब सुर फिटमवल का दौर शुरू होने वाला दोनों पार्टियों में, क्योंकि जो सीटें थोड़ी सी इजी गोइंग थी वहां पार्टियों ने बड़ी ताकत के साथ टिकट घोषित कर दिए। कांग्रेस ने एक साथ 144 और बीजेपी ने 4 किश्तों में। लेकिन असली तो मामले अब अटके हुए हैं। कांग्रेस को 96 सीटों पर टिकट घोषित करना है और कांग्रेस में तो आंतरिक लोकतंत्र जबरदस्त है। हमने देखा कमलनाथ और दिव्य सिंह की चर्चा से, तो लोकतंत्र इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो नीचे तक दिखाई देगा। अभी जैसे ही टिकट बटेंगे आप देखिए कि कांग्रेस का लोकतंत्र कुलाचे मारते हुए बाहर दिखेगा। और बीजेपी में भी इस बार जो है स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आपकी राय, ये जो पैंचों वाले टिकट है जहां दिक्कत होने वाली है, कोई पार्टी के भीतर बीजेपी कांग्रेस में क्या कोई ऐसी टीम बनी है जो इस तरह के डैमेज को कंट्रोल करने वाली है? क्योंकि अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। नहीं राघवेंद्र जी, जी मैं राहुल जी, रंजन जी से सवाल था मेरा। जी अच्छा, नहीं राहुल जी बोला थे, सॉरी जी बोल रहे थे। अब वो आज तो कंफ्यूजन होगा, रंजन जी राहुल जी। जी हाँ जी नहीं ठीक है सर। तो एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। दरअसल मैंने ये कहा कि बीजेपी में बड़े नेताओं के जो पुत्र हैं, जो नाती पोते हैं, उनको लेकर तो पार्टी संकट में है। दूसरा मेरा ये था कि कांग्रेस के भीतर तो लोकतंत्र बहुत खुलकर है। वचन पत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया। सही कहा राघवेंद्र जी, उस लोकतंत्र का मैं गवाह हूँ, मैं उस प्रोग्राम में था, उस लोकतंत्र का जो हुआ था। देखिए जैसे अभी आपका प्रोग्राम कर रहे हैं, कल मैंने बोला था इस बात को। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप प्रोग्राम की थीम बनाएंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, एक पूरा एक विस्तृत काम होता है जी। उसका डायलूशन नहीं चाहेंगे आप। अगर मैं कहूंगा राघवेंद्र जी कुछ और उसमें जोड़ दीजिए, आप नहीं जोड़ना चाहेंगे। नहीं मेरा प्रोग्राम है फिक्स है, हम बाद में चर्चा कर लेंगे जी। तो जब वचन पत्र आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो टर्निंग पॉइंट होता है, पूरे स्टेट की निगाह होती है, सारे वर्गों की निगाह होती है। और एक जो वचन पत्र या मैनिफेस्टो, वचन पत्र नाम है, मैनिफेस्टो इसको बोलेंगे हम बार बार। तो मैनिफेस्टो जो आपकी डू और डाई वाला मामला है कि आपका खेल बिगाड़ सकता, बना सकता है, उसमें दूसरा विषय कैसे आ सकता है। और फिर कमलनाथ खुद आगे आते हैं, कहते हैं मैं कुछ बातों का जवाब दूंगा, आपको जरूरत नहीं थी बात करने की। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों जैसे खुद ही आलपिंचो भाई खुद ही का मतलब ये बड़ा सरप्राइजिंग था वो जी। कितना बड़ा विषय, सारा मीडिया जुटा हुआ है पूरे प्रदेश में। हेडलाइन क्या बननी थी सर? हेडलाइन बननी थी 25 लाख का बीमा, हेडलाइन क्या बननी थी 25 लाख का दुर्घटना बीमा, हेडलाइन क्या बननी थी आपके किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के स्टाइपेंड, और हेडलाइन क्या बना? झगड़ा तो मैंने। तो ये तो एक सुसाइडल गोल है, आत्मघाती गोल है आप कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो दूसरों को ब्लेम कैसे कर सकते हैं भाजपा को? खुद ही आप गलत कर रहे हैं। फिर जो केपी सिंह का साथ हुआ, जो वीरेंद्र रघुवंशी का हुआ, भाई 6 बार से एमएलए जीत रहा है एक जगह से, तो बिना कारण बताए कैसे शिफ्ट कर सकते हैं आप? बिल्कुल। आप याद करिए राघवेंद्र जी, पिछली बार कमलनाथ थे, केपी सिंह चुनाव जीते तो उनको मंत्री नहीं बनाया था जी। तभी लग गया था कि केपी सिंह गुड बुक में नहीं है। तो जब पार्टी मैसेज गुड बुक में नहीं है, फिर अगर आप शिफ्ट करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा? आप जानबूझ के उनको बदला ले रहे हैं, उनको हराना चाहते हैं। तो पार्टी खुद ऐसे कर रही है। वीरेंद्र रघुवंशी से मिलने आते हैं और कहते जा कपड़े फाड़ो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के। तो हाथ प्रयास चुनाव समय नहीं होता, लड़ाई का समय है, बैटल का समय है। ये हाथ प्रयास में थोड़ी है आप कह देंगे नहीं हाथ प्रयास मैंने किया है। मैसेज क्या जाएगा कार्यकर्ता में कि इस समय हाथ प्रयास कर रहे हैं आप, अगर है तो भी।
तो ये बहुत ही विषद स्थिति है, बहुत ही विचित्र स्थिति है कह कांग्रेस सकते हैं में। कि लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है। अगर कुछ लोग फ्रेंच ये शब्द मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि ये अतिरंजना नहीं होगी, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नहीं, कुछ लोग फ्रेंचाइजी भी इसको बोलते हैं जी कांग्रेस के लोग। बिल्कुल कुछ लोग ये और भी उसका एडवांस वर्जन है प्राइवेट लिमिटेड का, फ्रेंचाइजी, क्योंकि अब आप उसकी फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। तो उस फ्रेंचाइजी में कभी नकुलनाथ प्रत्याशी घोषित करते हैं, कभी सज्जन हाँ, ये बड़ा वर्मा अजीब है। कभी कभी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी सज्जन वर्मा घोषित कर देते हैं। सज्जन वर्मा का ताल्लुक मालवा से है और वो उछावर की सीट पर घोषित कर रहे हैं कि मेघा परमार जो है एक प्रत्याशी है, वो घोषित उनका कि वो कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। तो ये जो स्थितियां हैं, जो फ्रेंचाइजी बट गई हैं, मुझे लगता है कि इसमें जो कांग्रेस के भीतर संगठन के फील्ड मार्शल हैं दिग्विजय सिंह को अगर आप थोड़ा भी कट करेंगे, थोड़ा भी कट शॉर्ट करेंगे, तो फिर वो डैमेज कांग्रेस का होगा, फिर बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा कि कमलनाथ जी खुद आगे आकर इस विषय को उठाते हैं, मामला था वचन पत्र का और आपसी आप बातचीत को उठा रहे हैं और स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा टर्न हो जाती है, वचन पत्र के बजाय वो नोकझोंक में कन्वर्ट होती है। तो ये बड़ी गलती है, मुझे लगता है कि ये पूरे चुनाव में अखड़ेगी। नहीं राहुल जी, उससे बड़ी गलती ये है कि प्रोसेस होता है। अब देखिए, हम लोग इतने साल से कवर कर रहे हैं, तो हमसे सीनियर है पॉलिटिकल, इतना अच्छी कवर किया आपने, आपका नाम है। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। ये पार्टी का प्रोसेस क्या होता है, पार्टी डेमोक्रेसी से बात करती है, जी काम करती है। और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पार्टी कैंडिडेट, भले कैंडिडेट लिस्ट हो, उसको डिक्लेयर करने का राइट पार्टी हाईकमांड का होता है। बिल्कुल। स्टेट कमेटी कभी भी डिक्लेयर नहीं करती। सिग्नेचर जो होता है वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी का होता है। मैं इसमें ये सिर्फ सभी एक चीज़ और व्यक्ति जोड़ूंगा, फिर मैं आ रहा हूँ रंजन जी के पास, समय की कमी हो जी जाएगी। रंजन जी आप भरपूर बातचीत करिए। आपको याद होगा कि जब दिग्विजय सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, डॉक्टर रंजन को भी इस बात का स्मरण होगा, नगर निगम के चुनाव हो रहे थे और उसमें कई बार बैठकें हुई थी। विद्याचरण शुक्ल जी थे, श्यामाचरण शुक्ल जी थे, मोतीलाल बोरा थे, उसमें अर्जुन सिंह जी भी बैठक में थे, माधवराव सिंधिया जी भी थे। और नगर निगम चुनाव के लिए जो पार्षदों के टिकट बटे तो उस पर बहुत मारामारी हो रही थी। अचानक खबर आती है कि किसी ने भोपाल में कहा दिग्विजय सिंह को कि वहाँ तो 5-7 लोगों ने कहा कि हम तो पार्षद का टिकट पा गए हैं, प्राप्त हो गया, तो उनका कैसे। तो मालूम हुआ कि मुकेश नायक ने वो अनाउंसमेंट कर दिया था। जैसे ही मुकेश नायक से पूछा गया कि आपने कैसे कर दिया अनाउंसमेंट, तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को बोला कि दादा भाई, मैं मंत्री भी हूँ और युवक कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो क्या इतना अधिकार मुझे नहीं है कि मैं 4 पार्षदों के टिकट घोषित कर दूँ। तभी पार्टी ने तय किया कि फ्री फॉर ऑल। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कांग्रेस के लोग बिना सिंबल के टिकट नगर निगम को चुनाव लड़े थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें अराजकता हो गई थी। वैसी स्थिति अभी हो गई है फ्रेंचाइजी। तो मुझे लगता है कि ये आगे जाके फ्री फॉल की स्थिति ना आ जाए। हालांकि ये हमारी कोरी कल्पना है, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। डॉक्टर राहुल, आपकी इसमें राय? राघवन जी, दो चीजें जिस चीज की आप चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में पहले आपको छत्रप एक समय में दिखाई देता था। कांग्रेस में 3 गुट थे, सुरेश पचौरी जी का गुट था, कमलनाथ जी का गुट था, दिग्विजय सिंह का गुट था। तो ये 3 गुट बड़े सक्रिय होते थे। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी पहले गुटीय था, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि 16-17 वर्षों में जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, इसके बाद मध्य प्रदेश में गुटीय राजनीति भारतीय जनता पार्टी की खत्म हो गई। कांग्रेस में ये नए सिरे से एक नए गुट तैयार हो रहे हैं। अब इसको कौन हवा दे रहा है ये पता नहीं। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, तो ऐसे बहुत सारे गुट खड़े हो गए। यूथ में भी जीतू पटवारी, जैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे गुट आने लगे हैं। तो ये गुट अपना एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में, और इससे जाकर के विवाद पैदा होने की स्थिति पड़ गई। जो भारतीय जनता पार्टी में जो शून्य हो गया था, रिक्तता आपको दिखाई दे रही थी छत्रपों की, अब यहां भी चूंकि 10 नए नहीं कह सकते, मतलब 10 महान बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतार दिया गया है। तो यहां एक नया धड़ा पैदा हो गया। तो अब दोनों राजनीतिक दलों में कसमकस मच गई है, और आप ये नहीं कह सकते कि यहां कोई एक लीडरशिप जिंदा है। आप ये कह सकते हैं कांग्रेस में कि कमलनाथ जी डिसीजन ले रहे हैं, उनके पीछे दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं। यहाँ आप ये कह दे तो शिवराज सिंह इस समय खत्म है, नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हुए हैं करने के लिए, प्रहलाद पटेल बैठे हुए, फग्गन सिंह कुलस्ते बैठे थे। ऐसे तमाम नेता जो खड़े हो गए, ये अपने अपने क्षेत्रों में अपना अस्तित्व बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसका प्रभाव इस समय चुनाव पे पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ जहां जितनी खलबली मचेगी उतना ही राजनीतिक जो कार्यकर्ता है या फिर बाकी दूसरे लोग हैं, मतदाता हैं, तो इनके बीच में आपको दिखाई देने लगेगा कि स्थितियां अनुकूल नहीं हो रही। अपडेट आपको बताऊं
कि जैसे गोटे गांव से मेरे पास रिपोर्ट आई, गोटे गांव से प्रहलाद सिंह पटेल असहज होने की स्थिति में आ गए, वहां यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर असहज होने की स्थिति में आ गए, कैलाश विजयवर्गीय का लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें जो असहजता पैदा कर रही हैं, ये जो फंसी हुई सीटें हैं ना 80-90 जो फंस गई हैं, जिस पर डिसीजन होना है, टिकट बंटना है, ये जाकर के यहाँ दहशत पैदा कर रही है। और यहाँ भोपाल में देख लीजिए आप, भोपाल में कांग्रेस की स्थिति, उत्तर भोपाल फंस गया पूरी तरह से, परिवार विवाद के चक्कर में फंस गया। तो राजनीतिक दलों में जो लोग राजनीति कर रहे हैं लंबे समय से, उनको अपने नाती पोतों का भविष्य भी साधना है। क्या दिग्विजय सिंह अपना भविष्य नहीं साध रहे, कमलनाथ जी भविष्य नहीं साध रहे, या शिवराज सिंह चौहान को अपने पुत्र मुंह नहीं है, तो सबको अपने रिश्तेदार नातेदार सबको आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति में इनके पास और कुछ नहीं है। आपने ठीक कहा, लेकिन अभी समय इतना संजीदगी भरा होता जा रहा है, समय की कमी है हमारे पास भी और पार्टियों के पास भी, क्योंकि 21 तारीख से नामांकन पत्र भरना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो नामों की घोषणा होगी तब सिर्फ फुटबॉल होगी। हमने चर्चा कर ली कि मध्य प्रदेश में 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और दत्तक पुत्र संकट में हैं। दीपक जोशी के टिकट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। नारायण त्रिपाठी जो दल बदल के उस्ताद हैं वो संकट में आ रहा है क्योंकि उनकी भी खिलाफत हो रही है। तो ये बहुत सारा नाम है। जो मंत्री अभी हैं जिनकी घोषणा होने वाली है वो भी संकट में आ सकते हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी है। तो इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, भविष्य में और भी मौके मिलेंगे। मैं दोनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी आपका बहुत बहुत साधुवाद और डॉक्टर राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर दोनों सियासी दलों की टिकटों के मामले में गुत्थी उलझती जा रही है। आने वाले दिनों में इसमें गांठें और बंधेगी और गांठें कसी जाएंगी। हम इस पर भी नज़र रखें, आपसे जरूर इस पर बातचीत करेंगे और इसको साझा करेंगे आपके साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।